हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आज 31 मार्च की हिस्ट्री की बात करें तो आज 31 मार्च के दिन ही साल 1959 में 14 दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत में आ गए थे, यानी कि भारत की सीमा में आज ही के दिन एंटर हुए थे। दलाई लामा को भारत सरकार ने 30 मार्च 1959 में असाइलम देने यानी शरण देने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी और उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि 31 मार्च 1959 को 14 दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन से भारत की सीमा में एंटर हो गए थे और तब से वो भारत में रह रहे हैं। साल 1959 में तिब्बत की कैपिटल ल्हासा में चाइनीज आर्मी ने अपना क्रैकडाउन तेज कर दिया था। आजाद तिब्बत की मांग करने वाले लोगों का क्रैकडाउन किया गया था। 23 मार्च को चाइनीज आर्मी ने तिब्बत को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया था, जिसके बाद दलाई लामा वहां से भागकर भारत में शरण लेने के लिए आ गए थे। क्योंकि चाइना उनको अरेस्ट करने वाला था, इसलिए भारत ने उनको तुरंत ही शरण दे दी थी। चाइना तब भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि दलाई लामा को वापस भेज दिया जाए, लेकिन नेहरू ने ये प्रेशर अच्छे तरीके से हैंडल किया और चाइना की बात को नहीं माना। चलो, कुछ तो अच्छा काम किया जवाहरलाल नेहरू ने। उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आज दलाई लामा सिर्फ एक रिलीजियस लीडर नहीं है, बल्कि चाइना के अगेंस्ट तिब्बत की रेजिस्टेंस की एक जीती जागती मिसाल है और उनका भारत में होना चाइना के लिए कॉन्स्टेंट रिमाइंडर है कि तिब्बत का मुद्दा भी खत्म नहीं हुआ है। इसके साथ ही 31 मार्च के दिन ही आईफल टावर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। आईफल टावर जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, इसका इनॉग्रेशन 31 मार्च 1889 में हुआ था, यानी आईफल टावर को 136 साल पूरे हो गए हैं और आज भी ये दुनिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर दिन 17,300 टूरिस्ट आईफल टावर को देखने के लिए आते हैं और साल में 60 से 70 लाख टूरिस्ट आईफल टावर को देखने के लिए फ्रांस में आते हैं, यानी फ्रांस बिलियन ऑफ डॉलर्स अकेले इस आईफल टावर से कमा चुका है। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की टॉप अपडेट्स की तरफ। भारत के मित्र देश इजराइल ने एक बार फिर से भारत के लिए एक ऐसा जेस्चर शो किया है जो शायद दुनिया का और कोई भी देश भारत के लिए कभी ना करे। रिसेंटली बॉलीवुड की एक मूवी रिलीज हुई थी जिसमें जॉन अब्राहम लीड एक्टर का रोल प्ले कर रहे थे। इस मूवी का नाम है द डिप्लोमेट, जो कि 14 मार्च को रिलीज हुई है। अब इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो ये एक उज़्मा अहमद नाम की एक भारतीय महिला की सच्ची घटना के ऊपर आधारित मूवी है। उज़्मा अहमद भारत में दिल्ली की रहने वाली है, जो कि साल 2017 में एक पाकिस्तानी आदमी के कॉन्टेक्ट में आ गई थी, जिसके बाद वो उस आदमी से मलेशिया में मिली और उसके प्यार के चक्कर में पड़ गई। वहां से वो उस पाकिस्तानी आदमी के साथ पाकिस्तान चले गई थी और वहां जाकर उनको पता चला कि वो पाकिस्तानी आदमी ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। लेकिन उसके बावजूद उस पाकिस्तानी आदमी ने उज़्मा अहमद से गन पॉइंट के ऊपर जबरदस्ती शादी कर ली। मूवी में दिखाया गया है कि पाकिस्तान में स्थित भारत के हाई कमिश्नर के अधिकारियों ने उज़्मा अहमद को किस तरह से भारत वापस लाया था। इंडियन डिप्लोमेट्स उस समय भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी की देखरेख में काम कर रहे थे। जॉन अब्राहम जो इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं वो असल में जेपी सिंह सर हैं, जो कि उस समय साल 2017 में पाकिस्तान में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर थे और उज़्मा अहमद की सेफ वापसी में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मूवी के अंदर जॉन अब्राहम यानी कि जेपी सिंह सर की स्ट्रेटेजिक सोच और बेहतरीन नेगोशिएशन स्किल्स को दिखाया गया है, जिन्होंने बहुत ही चालाकी और बहादुरी से उज़्मा अहमद को भारत वापस लाया था, वो भी पाकिस्तान जैसे देश से जहां पर भारत के डिप्लोमेट्स के लिए काम करना ऑलरेडी आसान नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इजराइल का क्या एंगल है। दरअसल जेपी सिंह सर जो साल 2017 में पाकिस्तान में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर थे, जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया था, वो अभी भी सर्विस में है और रिसेंटली भारत सरकार ने उनको इजराइल का एम्बेसडर अनाउंस करके इजराइल भेजा था। पिछले महीने 19 फरवरी को वो इजराइल पहुंचे थे एंड वहां पर उन्होंने अपना चार्ज संभाला था। अब क्योंकि द डिप्लोमेट मूवी जेपी सिंह सर से रिलेटेड है, इसलिए इजराइल के विदेश मंत्रालय ने भारत और जेपी सिंह सर के लिए एक बहुत ही स्पेशल जेस्चर शो किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इजराइल का जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने भारत की बॉलीवुड मूवी द डिप्लोमेट की स्पेशल स्क्रीनिंग करवाने का फैसला किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि द डिप्लोमेट मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रेमिसेस के अंदर की जाएगी एंड इसमें इजराइल के विदेश मंत्रालय के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, सीनियर डिप्लोमेट्स और इजराइल के विदेश मंत्री गिडियोन सार खुद इस मूवी की स्क्रीनिंग में वहां पर प्रेजेंट होंगे और सब मिलकर द डिप्लोमेट मूवी को देखेंगे। अभी ये मूवी रिसेंटली रिलीज हुई थी, जिसको भी मात्र 18 दिन ही हुए हैं, इसलिए इजराइल का विदेश मंत्रालय द डिप्लोमेटिक मूवी के भारत के फिल्म मेकर से स्क्रीनिंग की स्पेशल परमिशन लेंगे। इजराइल में भारत के एम्बेसडर जेपी सिंह सर को स्पेशल स्क्रीनिंग में इनवाइट किया जाएगा या फिर नहीं, ये तो खैर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अब क्योंकि ये मूवी उन्हीं के ऊपर आधारित है, इसलिए पॉसिबल है कि इजराइल का विदेश मंत्रालय जेपी सिंह सर को भी इन्वाइट करे। इसके साथ ही इजराइल के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर एक स्टेटमेंट भी सामने आई है। इजराइल के विदेश मंत्रालय की स्पोक्स पर्सन ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि ये मूवी भारतीय कूटनीति की स्ट्रेंथ और डिग्निटी को दिखाती है, इसलिए ये एक ऐतिहासिक प्रीमियर होने जा रहा है, जिसमें द डिप्लोमेट मूवी का वर्ल्ड प्रीमियर भारत से बाहर होगा। इजराइल पहली कंट्री है जो स्क्रीनिंग को होस्ट कर रही है और ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है और दर्शाता है कि भारत और इजराइल के द्विपक्षीय संबंध कितने मजबूत हैं। ये कहना है इजराइल का।
इसराइल ने कहा है कि वो इस मूवी की स्क्रीनिंग करके इंडियन डिप्लोमेट जेपी सिंह सर का वेलकम कर रहे हैं और उनके विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को इससे कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे देखा जाए तो ये वाकई में बहुत ही स्पेशल जेस्चर है, जिसके रिप्लाई में एक ही चीज जुबान के ऊपर आती है, भारत और इसराइल की ये दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहे। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने एक बार फिर से भारत के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में दखल देने की कोशिश की है और पीओके को लेकर उल्टी सीधी डिमांड्स करना स्टार्ट कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मीरपुर नाम की एक बड़ी सिटी है जो कि जम्मू के अखनूर बॉर्डर से केवल 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी जो मीरपुर सिटी है इसका ब्रिटेन की कुछ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर वहां पर काफी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आजादी के बाद से आज तक मीरपुर के काफी सारे लोग ब्रिटेन शिफ्ट हो गए हैं। इसलिए ब्रिटेन में मीरपुर का डायस्पोरा बड़ी संख्या में है। कई जगह पीओके की इस मीरपुर सिटी को मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता है, लेकिन इंग्लैंड का 1% इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर नहीं है। वैसे न सिर्फ मीरपुर सिटी बल्कि पूरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर ही इंफ्रास्ट्रक्चर का यही हाल है। अब जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको पाकिस्तान ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक आज़ाद जम्मू कश्मीर और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान। एंड इन दोनों रीजन्स के अंदर एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है जो कि फुली ऑपरेशनल होता हो। इस पूरे रीजन में पाकिस्तान ने 4 एयरपोर्ट्स बनाए हैं। सबसे पहला मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट है, यहाँ पर एक भी कमर्शियल फ्लाइट्स इस समय बिल्कुल ऑपरेट नहीं हो रही है। उसके बाद है रावलकोट एयरपोर्ट और ये भी अभी नॉन ऑपरेशनल है। उसके बाद गिलगित और स्कार्डू एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ पर भी रेगुलर फ्लाइट्स बिल्कुल नहीं चलती हैं और ये दोनों एयरपोर्ट्स भी वेदर डिपेंडेंट हैं और यहाँ पर नाइट टाइम ऑपरेशंस की फैसिलिटी भी नहीं है। स्कार्डू एयरपोर्ट को पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दिया हुआ है, लेकिन आज तक यहाँ पर 4 से 5 इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही ऑपरेट हुई हैं। नाम के लिए तो पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 4 एयरपोर्ट्स को बना लिया है, लेकिन इनके ऊपर आज इस समय डोमेस्टिक फ्लाइट्स तक रेगुलरली नहीं चल पा रही हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो दूर की बात है। अभी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मीरपुर सिटी है, इसके लोग काफी लंबे समय से यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग कर रहे थे। मीरपुर का जो ब्रिटेन में डायस्पोरा है वो काफी लंबे समय से ये डिमांड रख रहा था, क्योंकि उनका कहना है कि वो हर साल कई मिलियन डॉलर्स रेमिटेंसेस के रूप में पाकिस्तान भेजकर पाकिस्तान सरकार की मदद करते हैं, लेकिन उनकी सिटी को आज तक इंटरनेशनल फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई है। पाकिस्तान सरकार ने प्रॉमिस किया था कि वो मीरपुर के अंदर वहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, लेकिन लाखों रिक्वेस्ट के बावजूद पाकिस्तान की गवर्नमेंट मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी तक नहीं बना पाई है, या फिर ये कह लो कि नहीं बना रही है। अब इसी डिमांड को लेकर ब्रिटेन के कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स यानी एमपीज एक साथ आ गए हैं और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन के कई सारे एमपीज ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को एक लेटर लिखा है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की मीरपुर सिटी के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए कहा है। इस लेटर को प्रो खालिस्तानी एमपी तनमनजीत सिंह और उसके समेत 20 के करीब ब्रिटिश एमपीज ने साइन किया है। इन सब ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से मांग की है कि मीरपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कश्मीरी लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा और पाकिस्तान की सरकार काफी लंबे समय से ये प्रॉमिस कर चुकी है, लेकिन अभी तक ये प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ है। हमें पाकिस्तान के इस्लामाबाद की लंबी फ्लाइट लेने के बाद फिर से मीरपुर सिटी बाय रोड एक लंबी जर्नी करनी पड़ती है, जो कि इस्लामाबाद से 130 किलोमीटर दूर है और इसमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान की सरकार मीरपुर के अंदर ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना ले। इससे लाखों कश्मीरी लोगों की भी काफी मदद होगी और ट्रेड और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ये कहना है ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का। अब पाकिस्तान की सरकार करे भी क्या, वो खुद ही लोन लेकर देश चला रहे हैं। मीरपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फंड्स अरेंज करना उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब देखना ये होगा कि ब्रिटिश एमपीज के इस एक्ट के बाद भारत सरकार इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स देती है। हम उसको भी कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये चीज तो खैर आपने भी नोटिस की होगी कि पिछले कुछ समय से जो भी देश या कोई भी लीडर भारत के खिलाफ जाता है, एक एक करके सभी बर्बाद हो रहे हैं और ऐसे देशों की लिस्ट में टर्की का भी नाम शामिल हो गया है। ये जो टाइम लैप्स वीडियो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये निकल कर आ रही है टर्की से, और ये जो लाखों लोगों की भीड़ है, ये इस समय सड़कों के ऊपर उतरकर टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान का विरोध कर रहे हैं। अर्दोगान टर्की में साल 2003 से ही टर्की में रूल कर रहा है, पहले 10 साल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बनकर। लेकिन इस समय अर्दोगान की लोकप्रियता इतिहास में सबसे लोवेस्ट लेवल के ऊपर है और जिन लोगों ने साल 2016 में टर्किश सेना को तख्ता पलट करने से रोका था, आज वही लोग अर्दोगान को सत्ता से बाहर निकालने के ऊपर तुले हैं। एंड कोई बड़ी बात नहीं कि आम लोगों के प्रेशर में आकर अर्दोगान रिजाइन भी दे दें और अपनी जान बचाते हुए प्रेसिडेंट पद से हट जाएं, क्योंकि हम बांग्लादेश में भी देख चुके हैं कि अगर पब्लिक सेंटीमेंट किसी भी लीडर के खिलाफ हो जाता है तो सिचुएशन बदलते एक दिन भी नहीं लगता है। एक तरफ टर्की के अंदर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और दूसरी तरफ भारत के फाइटर जेट्स टर्की की सीमा के ठीक पास पहुंच गए हैं। एंड इस चीज से न सिर्फ टर्की परेशान है बल्कि पाकिस्तान भी इस समय टेंशन में है, क्योंकि F-16 फाइटर जेट्स जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के सबसे एडवांस फाइटर जेट हैं, इंडियन एयरफोर्स को उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल गया है।
टर्की के ठीक पड़ोस में ग्रीस नाम का देश सिचुएटेड है, जिसके साथ टर्की का डिस्प्यूट चल रहा है। समुद्री क्षेत्र, छोटे छोटे आइलैंड्स और मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर दोनों देश आपस में लड़ते रहते हैं। रिसेंटली कुछ समय से ग्रीस भारत के काफी क्लोज आ रहा है और लगातार भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। हुआ ये कि ग्रीस की एयरफोर्स इनियोकोस नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाती है, जिसमें नाटो की टॉप कंट्रीज और ग्रीस के सबसे क्लोज अलाइज को इन्वाइट किया जाता है। कुछ साल पहले तक भारत को इसमें इन्वाइट नहीं किया जाता था। अब ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होती है और इस साल 31 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक होनी है। और गुड न्यूज ये है कि ग्रीस ने इसमें इस बार भारत को इन्वाइट किया है और इंडियन एयरफोर्स के सुकोई Su-30 MKI, IL-78 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और C-17 ग्लोबमास्टर, जो कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये सब ग्रीस पहुंच गए हैं। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भारत और ग्रीस के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, इटली, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, कतर, स्लोवेनिया, स्पेन और UAE, इन सब देशों की एयरफोर्स शामिल हो रही है, जबकि साइप्रस, बहरीन और स्लोवाकिया, इन तीनों देशों ने अपने सपोर्ट स्टाफ को भेजा है और ऑब्जर्वर के तौर के ऊपर शामिल हो रहे हैं। अभी एक्सरसाइज भारत के लिए दो चीजों से इंपॉर्टेंट है। पहला तो इस एक्सरसाइज में फाइटर जेट्स के बीच डॉग फाइट्स होनी है, जिसमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरह के काउंटर एयर ऑपरेशंस की प्रैक्टिस होगी। वॉर लाइक सिचुएशन में ग्राउंड फोर्सेस और आर्मी को एयर पावर कंट्रीब्यूशन कैसे देना है, मैरीटाइम ऑपरेशंस में नेवी को एयर सपोर्ट और उसके बाद रिकनेसेंस मिशंस, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू और टाइम सेंसिटिव टारगेट मिशंस किस तरह से पूरे करने हैं, इस चीज की प्रैक्टिस की जाएगी। भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और पाकिस्तान के लिए टेंशन की बात यह है कि तीन देशों की एयरफोर्स इस एक्सरसाइज में अपने F-16 फाइटर जेट्स के साथ आ रही है, अमेरिका, पोलैंड और ग्रीस। एंड आपको पता है कि F-16 फाइटर जेट्स में इंडियन एयरफोर्स का इस समय सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। इस एक्सरसाइज में भारत, अमेरिका, ग्रीस, फ्रांस और बाकी कंट्रीज के फाइटर जेट्स के बीच डॉग फाइट्स होनी है। सभी पायलट्स को कॉम्बैट रोल्स दिए जाएंगे, कुछ टास्क दिए जाएंगे जो उनको पूरे करने होंगे। और जब भारत के सुकोई Su-30 MKI का अमेरिका, पोलैंड और ग्रीस के F-16 फाइटर जेट्स के साथ आमना सामना होगा, वो एक्सपीरियंस इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के लिए एक्सट्रीमली यूजफुल होने वाला है। वहां पर सुकोई Su-30 MKI जेट्स के पायलट्स को एक रियलिस्टिक ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें पता चलेगा कि एक्चुअल कॉम्बैट जोन में जब हमारी फाइटर जेट्स का पाकिस्तान के F-16 के साथ सामना होगा तो उस समय कौन कौन से टैक्टिक्स का ध्यान रखना है। सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ेगी और जो भी अंडर प्रेशर डिसीजन मेकिंग होती है उसकी एबिलिटी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही हमारे पायलट्स को F-16 फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चलेगा और अपने सुकोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स के बारे में और भी पता चलेगा कि भारत के सुकोई जब F-16 फाइटर जेट्स का सामने होते हैं तो हमारी क्या वीकनेस है और हमारी क्या स्ट्रेंथ्स है। ये सारी चीजें सीखने और असेसमेंट करने के बाद फिर इंडियन एयरफोर्स उसी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के खिलाफ अपने बैटल प्लान्स तैयार करेगी। और अगर पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध होता है तो बैटलफील्ड के अंदर पाकिस्तान के F-16 हमारे लिए सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं होंगे।